A very good evening friends. We start our Hindu discussion of 15 ऑफ जुलाई। तो हम अपना 15 ऑफ जुलाई का हिंदू डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जो मैं बताऊंगा हिंदू में क्या क्या पढ़ना है। थोड़ी न्यूज़, अच्छी न्यूज़ है आज। फैक्ट्स आपको बहुत सारे जानने को मिलेंगे। हमने इसके साथ ब्रेन प्रैक्टिस भी स्टार्ट की है कि ब्रेन एक्सरसाइज भी करेंगे और एक मैपिंग भी देखेंगे। हम इसके साथ रिवर सिस्टम की हम मैपिंग जो हमने कल छोड़ दिया था, तो एक रिवर सिस्टम कोशिश रहेगी तो एक रिवर सिस्टम डेली कवर करें। जो पहली न्यूज़ आती है कि सेडिशन चार्ज जो सेक्शन 124 है आईपीसी का, ये किसानों के ऊपर लगाया गया है। तो ये पढ़ेंगे किसके ऊपर सेडिशन चार्ज लगाया जाता है। ये फिर यही सुप्रीम कोर्ट टू एग्जामाइन द पीआईएल लगी है चैलेंज करने के लिए सेडिशन के लिए कि ये गलत है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्यों अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्यों इसका फ़ायदा है, क्या इसके लूप होल्स हैं, वो हम पढ़ेंगे अपने नोट्स के पढ़ेंगे। और इसमें पढ़ेंगे केदारनाथ जो जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसके बारे में पढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया था केदारनाथ जजमेंट के अंदर 1962 में। तो हम जाएंगे अपने नोट्स पर, वहाँ से स्टार्ट करेंगे हम अपने आगे की चीज़। तो हम आते हैं अपने बेसिक नोट्स पर। जो मैंने आपको यहाँ पे मैंने आर्टिकल ऐड कर दिए, दोनों आर्टिकल जो सेडिशन से रिलेटेड है। एक सेडिशन लॉ है, ये कब बना था हिस्ट्री से जानते हैं। ये 17वीं सेंचुरी में इसको बनाया गया था। इंग्लैंड जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने इसको बनाया था। किस चीज़ के लिए कि लोगों की जो इंडियंस हैं उनकी आवाज़ को दबाने के लिए। अगर कोई गवर्नमेंट के खिलाफ बोलेगा उसको सेडिशन लगा के उसको जेल में बंद कर दिया जाएगा। तो ये स्टार्टिंग जो हुई है, इससे स्टार्टिंग हुई थी इसकी। वेट अ मिनट, इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी इसको किस चीज़ से रिलेटेड, सॉरी फिर चल गया है। जो उसकी स्टार्टिंग हुई है इस लॉ की, इसमें क्या है कि मतलब कि 1837 में जो आपके थॉमस मैकॉले हैं इस एक्ट को लेके आते हैं। जो थॉमस मैकॉले हैं इस एक्ट को लेके आते हैं और ब्रिटिश गवर्नमेंट की लेके आते हैं, पर ये पास नहीं होता। फिर दोबारा से इसको इनेक्ट किया जाता है 1960 में, तब भी ये नहीं होता। फिर फाइनली जाके आपको याद रखना 1870 में आईपीसी में चेंज किया जाता है और सेडिशन लॉ को ऐड किया जाता है एज ए सेक्शन 124 के रूप में। सर जेम्स स्टीफन जो है उन्होंने किया। पर स्टार्टिंग आपकी ये कहीं ना कहीं देखिए कि मैकॉले ने स्टार्टिंग किया कि मैकॉले इसको करना चाहते पर उस टाइम पे नहीं हो पाया। अब इससे रिलेटेड कुछ केसेस हैं। अब हिस्ट्री में हुआ तो हिस्ट्री में क्यों लाया गया, कुछ लोग उसको अंदर डाला गया जो फेमस पर्सनैलिटी थे हिस्ट्री की, उनको अंदर किया गया। हाँ, 19th सेंचुरी में और 20th सेंचुरी में बहुत सारे लोगों को इसके चार्ज लगा के अंदर डाला गया था। जो सबसे पहले इसके शिकार थे वो थे जोगिंदर चंद्र बोस 1891 में। उन्होंने एक न्यूज़पेपर में, उनका न्यूज़पेपर का नाम था बंगोबाची। उन्होंने न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल लिखा था जिसमें क्रिटिसाइज़ किया था गवर्नमेंट के किसी एक्ट को, जो आपका कॉन्स्टेंट बिल आया था उसको क्रिटिसाइज़ किया था। तो इस वजह से ब्रिटिशरों ने जेल में डाला था। फिर बाद में बाल गंगाधर तिलक इसका शिकार हुए थे और लास्ट में महात्मा गांधी भी, उनका एक पेपर आता था यंग इंडिया, उन्होंने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया था पेपर में लिख के। तो 1922 में वो हुआ था। फिर सेडिशन लॉ टुडे, आज की तारीख में क्या है, आज की तारीख में भी कंटिन्यू है। एक तरह से ब्रिटिश ये कॉलोनियल रूल का कोई लॉ है, अभी तक हम वो जारी है हमारे इंडिया के अंदर। तो ये डिफ़ाइन क्या करता है, कोई भी ऑफेंसिव हो, कमिटेड हो, अगर आप कोई भी पर्सन एनी वर्ड या बोलता है या लिखता है या साइन या विजिबल रिप्रेजेंटेशन देता है और उससे ऐसा प्रतीक होता है अगेन द गवर्नमेंट के खिलाफ कोई चीज़ बोली जाती है, तो उसके ऊपर सेडिशन चार्ज लगाया जाता है। तो एक तरह से गलत रूप है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होना चाहिए कि आप अपोज कर सकते हैं गवर्नमेंट के किसी स्टेप को, अगर फेयर है, वो करेक्टली है, आपका अपोज करने लायक है, तो आपका अपोज करने का अधिकार आपका संविधान, आपका फंडामेंटल राइट आपको देता है। आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपको प्रदान करता है, ठीक है ना। तो ये आपका प्रदान था, बस बेशर्ता उसमें कोई लॉ एंड ऑर्डर मतलब को ब्रेक ना हो, कोई मतलब इंटीग्रिटी को ब्रेक ना हो इंडिया की, अदरवाइज प्रॉपर आप शांतिपूर्वक कोई आंदोलन कर रहे हो वो आपका अधिकार आपका संविधान आपको देता है। तो इसमें क्या है कि डिसअफेक्शन क्या है, डिसअफेक्शन का मतलब गवर्नमेंट का डिसअफेक्शन मतलब क्या है कि डिसलॉयल्टी, अगर गवर्नमेंट के आप खिलाफ है, गवर्नमेंट के लॉयल नहीं है, तो ये चार्ज इस पर लगता है। अब पनिशमेंट कैसा होता है इसके अंदर पनिशमेंट होता है नॉन बेलेबल ऑफेंसिव है, आपको बेल नहीं मिलेगी। बेल इन द सेंस, नॉन बेलेबल का मतलब क्या होता है, जैसे आपने कोई अपराध किया, आपको पुलिस उठा के थाने में ले गई, जो होते हैं स्टेशन हेड ऑफिसर होता है, वो आपको थाने में ले आया, तो उसमें एक आपने देखा होगा, मूवी में देखा होगा कि वहाँ पे वकील आता है थाने में और बेल मिल जाती है, थाने से ही उसको बेल मिल जाती है। नॉन बेलेबल मतलब क्या होता है कि आपको थाने से बेल नहीं मिलेगी, आपको कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा, कोर्ट बेल देगी आपको, जज बेल देगा, आपको उससे पहले बेल नहीं मिलेगी। इसमें ये प्रावधान है। और सज़ा, इम्प्रिजनमेंट क्या है, तो सज़ा हो सकती है आपको 3
साल से पूरी ज़िंदगी भर तक की सज़ा इसमें हो सकती है। लाइफ टाइम तक आपको सज़ा दे सकते हैं, टू द लाइफ टाइम तक आपको सज़ा दे सकते हैं। और कोई भी गवर्नमेंट जॉब से आपको बाहर रखा जा सकता है, कोई गवर्नमेंट जॉब आपको नहीं मिलेगी। तो एक तरह से ये एक प्रॉब्लम है। फिर कुछ इसके खिलाफ गए, जैसे मैंने बताया ना, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, हमारा अधिकार है अपोज करना। भाई कोई गलत लॉ है गवर्नमेंट का तो हमारा अधिकार है। तो इसमें क्या है कि जो मेजर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है सेडिशन लॉ के ऊपर आया था, 1950 में आया था, उनका नाम था ब्रिजभूषण वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली, आपका रोमेश थापा स्टेट ऑफ मद्रास। 2 केस एक साथ थे तो दोनों केस का आया। तो उसमें कोर्ट ने फैसला इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट में सुनाया कि क्या कोर्ट ने क्या बोला, हैड द लॉ विच रिस्ट्रिक्ट द स्पीच on the ground that it would be disturb the public order was unconstitutional. Unconstitutional is also disturb the public order will mean nothing less than endanger the foundation of the state, threatening to the overthrow. The decisions promote the first कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वेयर 1901 में ऐड किया गया था, रिटन रिप्लेसमेंट अंडरमाइन द सिक्योरिटी ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक ऑर्डर। तो यानी कि बोला गया कि आपने ठीक है आपने किया है, पर कोर्ट ने क्या बोला, अगर कोई लॉ के आप अगेंस्ट जाते हो, इंटरेस्ट पब्लिक ऑर्डर को ब्रेक करते हो तो वो गलत है, अदरवाइज़ ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ऐसे आप गवर्नमेंट आपको रोक नहीं सकती। तो गवर्नमेंट कितनी चतुराई दिखाती है, पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाती है, इसी में चेंज कर देती है। इसी में क्या चेंज कर देती है, इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर। चलो ठीक है, ये माना गया, ठीक है पब्लिक ऑर्डर ब्रेक हम नहीं कर सकते। उसके बाद दूसरा केस आया 1962 में, उसके बाद भी लोगों को पकड़ा जा रहा था। पब्लिक ऑर्डर में तो कुछ भी कर सकते हो, आप पहले से ही बोल सकते हो ये आदमी पब्लिक ऑर्डर ब्रेक करने वाला है, इसको हमने गिरफ्तार कर लिया इन द सेडिशन चार्ज, ठीक है। फिर 1962 में बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इनको गिरफ्तार कर लिया गया कि पब्लिक क्रिएटेड डिसऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं, डिस्टर्बेंस कर रहे हैं लॉ के साथ, ये चीज़ें कर रहे हैं। पर कोर्ट क्या बोलती है, कोर्ट जाके क्या बोलती है, ठीक है आपने इनको गिरफ्तार किया, चीज़ों में देखा गया, आपको करना चाहिए था, पर कोर्ट क्या बोलती है मैं आपको अभी बता देता हूँ। एक और केस था बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इनका भी केस आया था। इन्होंने कोई स्लोगन दे दिया था जिससे इन्होंने गिरफ्तार इनको भी कर लिया गया था। कोर्ट क्या बोलती है लास्ट में, कोर्ट क्या बोलती है मैं आपको बताऊँगा। अगर आपने कोई चीज़ बोली है, आपने कोई चीज़ करी है, उससे अगर दंगा नहीं भड़कता, उससे कोई दंगा नहीं हुआ, तो आप सेडिशन लॉ के अंदर नहीं रख सकते। अगर कोई मैंने स्लोगन दिया, उससे दंगा भड़क गया या पब्लिक में मारकाट हो गई, तो ही आपके ऊपर सेडिशन चार्ज लग सकता है। कोर्ट ने ये बोला कि आप पहले से मत सोचो कि होगा, मैंने कोई बात बोली, उससे किसी को कोई इफेक्ट ही नहीं पहुंचा, सब नॉर्मल है, तो सेडिशन चार्ज क्यों लगेगा मेरे ऊपर। तो कोर्ट ने दोनों केस में ये बोला, दोनों केस में कोर्ट ने ये बोला। उसके बाद भी देखा गया कि फिर भी उसके बाद लोगों को गिरफ्तार किया गया, ठीक है ना। तो सेक्शन 124A क्या बोलता है, आईपीसी हैज़ अंटिल द कॉम्बैक्टिंग, मतलब अंटिल आ गया ना, जब तक कोई ऐसी एक्टिविटी ना हो जो एंटी नेशनल हो या फिर सेसेशनलिस्ट हो या टेररिस्ट एलिमेंट हो, कोई ऐसी एक्टिविटी ना हो, तब तक आप उसको क्यों जेल में डाल रहे हो, किस बेस पे डाल रहे हो आप जेल में। ये प्रोटेक्ट करता है कि ठीक है इलेक्टेड गवर्नमेंट फॉर्म अटेम्प्टिंग द ओवरथ्रो द गवर्नमेंट विद वायलेंस एंड इलीगल मीन, ठीक आप बोलते हो स्टेबिलिटी मेंटेन रखने के लिए आपने चीज़ बोली है, आपको ठीक है ये फेवर में जो आर्ग्यूमेंट जो है फेवर में है, ठीक है ना, ये आर्ग्यूमेंट इसके फेवर में सपोर्ट जो करते हैं, ठीक है। कोई वायलेंस हो सकता है आपने रोकने के लिए किया हो, या कोई माओइस्ट का कोई आंदोलन हो सकता है इंसर्जेंसी, उसको रोकने के लिए किया हो, कोई कंटेम ऑफ कोर्ट है, कोर्ट के खिलाफ कोई बोल रहा हो, उसके जजमेंट के खिलाफ बोल रहा हो, उसको रोकने के लिए हो, ठीक है। ये बात ठीक है कि हमारी इंटीग्रिटी, सोवर्निटी, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट, कंटेम ऑफ द कोर्ट, माओइस्ट इंसर्जेंसी या फिर नक्सलिस्ट इंसर्जेंसी को रोकने के लिए आपने किया, आपने ये सब चीज़ें की रोकने के लिए, इसलिए आप ये एक्ट ले गए। कोर्ट बोलती है बहुत अच्छी बात है, पर आपको क्या करना चाहिए, आपको अगर कोई नॉर्मल इंसान है, उसने कोई स्लोगन बोला, उसने कोई स्लोगन दिया या फिर उसने कोई अपोज किया किसी को गवर्नमेंट को, और एक करेक्टिव मेज़र में किया, यानी कि वो सच्ची मेज़र में उसने किया, ये चीज़ गलत है, ठीक है, ये आपका डेमोक्रेसी में ये अधिकार है आपका। अगर आपको वो सच्ची वे में करा तो उसके ऊपर सेडिशन मत लगाओ, वो गलत चीज़ है। तो उसी चीज़ को कोर्ट दोबारा से एग्जामाइन करेगा। PIL दोबारा गई है, देखा किसानों पे लगा, किसानों पे ठीक है, कुछ एलिमेंट होते हैं, कुछ एलिमेंट ऐसे भी नहीं होते जो नहीं करते, उनके ऊपर भी लगाया जाता है। जैसे आपका UAPA, ये भी एक्ट ऐसा है। उसके बाद ये सेडिशन लॉ के दोनों लॉ ऐसे हैं, बहुत किसी के ऊपर भी लगा दिए जाते हैं। अगेंस्ट में क्या है, अगेंस्ट में क्यों बोलते हैं, कॉलोनियल, ये अंग्रेजों के टाइम का, अंग्रेजों ने अपनी बात दबाने के लिए, फ्रीडम स्पीच और एक्सप्रेशन को दबाने के लिए लाए थे अंग्रेजी से, आप अभी इसको कैरी ऑन कर रहे हो। फिर ठीक है ना, ये क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं गवर्नमेंट को, ये हमारा राइट है, ये हमें प्रदान करता है हमारा कि हम क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, ये आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी है, ये फंडामेंटल राइट के अंदर आता है, तो इसको ब्रेक करता है। जो ब्रिटिश ने, जिसने ये इंट्रोड्यूस किया था, उन्होंने ये अबॉलिश कर दिया अपने देश में से उन्होंने हटा दिया ब्रिटिश ने, पर इंडिया में अभी भी कैरी ऑन है।
फिर ये है जो इसमें टर्म है डिसअफेक्शन, इसकी कोई मतलब ये इतनी बड़ी टर्म है, कुछ भी इसके अंदर डाला जा सकता है, कोई इसकी डेफिनेशन नहीं है। तो वेग है, सब्जेक्टिव डिफरेंट आपका इंटरप्रिटेशन है इसके ऊपर, तो ये भी एक गलत बात है। ऐसी आईपीसी हो गई जैसे अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट और यूएपी हो गया, ये भी एक तरह से ऐसा ही एक्ट है। इसमें भी जो आपका डिस्क्रिप्शन है पब्लिक ऑर्डर इसके डाला जा सकता है। आपके पास ऑलरेडी यूएपीए है, तो ऐसे लॉ की दूसरे लॉ की क्या ज़रूरत है आपको? दूसरे लॉ की पहले वो इससे बचेगा, फिर ये आपने ये लगा दिया, फिर इससे केस लड़ेगा, तो एक डबल चीज़ हो गई। और कई बार इसको देखा जाता है मिसयूज़ किया जाता है पॉलिटिकल, यानी कि राजनीतिक इसका यूज़ किया जाता है चीज़ों को दबाने के लिए। 1979 में आप खुद आपने रेक्टिफाई किया था इंटरनेशनल कन्वेंट सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, आपने खुद साइन किए थे, खुद उसको माना था, हाँ ऐसा होना चाहिए। उसके बाद भी आप ऐसे लॉ का यूज़ करके लोगों के उनकी जो चीज़ें हैं उनको दबाया जा रहा है, तो ये आपको सोचना चाहिए। अब वे फॉरवर्ड में क्या बोलता है कि राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये हमारा फंडामेंटल राइट है, डेमोक्रेसी में होना चाहिए। गवर्नमेंट को कंसीडर करना चाहिए कि ऐसे लोगों को हटाया जाए, इसको मिसयूज़ को रोका जाना चाहिए, चीज़ों में चेंज चाहिए। हाई जुडिशरी मतलब इसमें शुड भी सुपरवाइज पावर होनी चाहिए कि जुडिशरी भी आके देखे कॉन्स्टिट्यूशनल है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सिडिशन नैरो डाउन, इसको एक तो शुड भी नैरो डाउन, एक तरह से चेक करके इसे हटाना चाहिए। इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हो, पर ऐसे इसका मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ये तो हर जगह आपको मेंशन ही करने हैं। तो ये वे फॉरवर्ड में था। अब मैं आता हूँ वापस हिंदू के ऊपर, नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे की जो न्यूज़ है वो आती है आपके रिलेटेड टू वुमेन। अभी दिल्ली में क्या है, यहाँ क्या है, बसों के अंदर क्या है, गिनी चुनी महिला को बैठाया जाता है। 50% सीट फुल करने का अधिकार है, पूरी बस फुल नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ कोविड-19 से। तो वुमेन क्या है कि राइज सेफ्टी कंसर्न, क्योंकि बस फुल हो जाती है तो वुमेन को घंटे घंटे इंतज़ार करना पड़ता है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, उनके साथ छेड़छाड़ अब्यूज़ बढ़ रहा है। लोग उनसे छेड़ते हैं, रात हो जाती है, 6 बजे से खड़ी है, 8 बजे तक बस का इंतज़ार करिए, क्योंकि बस में क्या है, फेयर सस्ता है इन कंपेयर टू प्राइवेट व्हीकल। तो कहीं ना कहीं कंसर्न एक सिक्योरिटी का बढ़ता है। कहीं ना कहीं आप कोविड में अगर ऐसे लिखने के लिए आए ना वुमेन सेफ्टी के ऊपर, तो ये लाइन आप उसमें ऐड कर सकते हैं एज ए एग्जाम्पल में। बहुत अच्छी चीज़ होती है ऐसी लाइव एग्जाम्पल देना ना, एग्जामिनर को जो चेक करता है उसको बहुत अच्छा लगता है। दूसरा जो आता है टी वर्कर, जो हमारे टी वर्कर हैं, जो हमारे असम के अंदर, फिर कर्नाटक के अंदर, फिर हमारा केरला के अंदर जो बाबा बुढ़ान हिल्स है, वहाँ पे टी प्लांटेशन होता है। उनकी जो लिविंग वेज है, जो वेज 3 प्रकार की होती है, मिनिमम वेज, लिविंग वेज और फेयर वेज, तीनों में अंतर बताऊँगा आज मैं आपको। तो उनकी इतनी कम है, देखो उन्हें इतनी कम वेज मिलती है, बहुत ही कम वेज मिलती है इन कंपेयर टू केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु के जो वर्कर हैं उनको अच्छी वेज मिलती है। उनको इतनी कम वेज मिलती है, 200 रुपये, इवन 167 एक दिन में। क्या होता है, एक नॉर्मल फैमिली 5 आदमी भी हैं, आप क्या कर लोगे, 20-20 रुपये, 25-25 रुपये एक आदमी पे आएंगे। पर कहीं ना कहीं जो और कंट्री हमारी स्टेट है उनमें अच्छी वेज मिलती है। तो ये एक ऑक्सफोम इंडिया की रिपोर्ट आई है, उसने बोला है कि जो लिविंग वेज है टी प्लांटेशन जो है हमारे यहाँ आसाम के अंदर, कहीं ना कहीं उनके लिए उनका हैरेसमेंट किया जा रहा है। उनको 150 रुपये, 150 रुपये कौन कमाता है आज के दिन, मजदूर भी नहीं लेता। तो मैं आपको इसमें हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है क्या डिफरेंस होता है तीनों के अंदर, लिविंग वेज, फेयर वेज और आपका मिनिमम वेज। आगे चलते हैं। हमारे इंडिया में कोड वेज एक्ट आया था 2019 में। इसमें कुछ न्यू वेजेस चीज़ें ऐड की गई थी, कुछ डेफिनेशन चेंज की गई थी। हमें वो नहीं पढ़ना है क्योंकि बहुत वेग होती हैं, वो हमारे लिए नहीं है, वो लॉ स्टूडेंट के लिए ज़्यादा पढ़ने की है। न्यू एक्ट लिंक द मिनिमम वेज अक्रॉस द कंट्री, की मिनिमम वेज पूरी कंट्री मिलनी चाहिए। स्किल ऑफ द एम्प्लॉय और एम्प्लॉयमेंट, जैसे उसकी स्किल है ना, मेरे पास टेक्निकल स्किल आती है, मुझे नॉन टेक्निकल आती है, उसके हिसाब से वेज, मिनिमम वेज मिलनी चाहिए। एक टाइमली पेमेंट होना चाहिए चीज़ों का, ऑल द जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका टाइमली पेमेंट। अब ये नहीं 2 महीने में उनको 1 महीने का पेमेंट दे रहे हो। और राइट टू आपका सस्टेंसी फॉर द एवरी वर्कर, ठीक है ना। इंक्रीज द लेजिस्लेटिव प्रोटेक्शन, एक तरह से लेजिस्लेटिव एक लीगल मतलब कानूनी प्रोटेक्शन प्रदान की गई थी। नेशनल फ्लोर, जो आपका फ्लोर लेवल जो मिनिमम वेज था टू बी सेट किया गया था सेंटर के द्वारा, और स्टेट को भी अपना अपना जाके फिक्स करना था उसके अकॉर्डिंग। तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जो आपको प्रदान करते हैं कि आपको मिनिमम वेज मिलनी चाहिए। पहला है पेमेंट वेज एक्ट 1936 अंग्रेजों के ज़माने का, मिनिमम वेज एक्ट 1948 आज़ादी के 1 साल बाद, पेमेंट एंड बाउंस एक्ट मतलब कि बाउंस बोल रहा हूँ, बोनस एक्ट 1965, इक्वल आपके रिमिटेशन एक्ट 1976। ये कुछ हमारे यहाँ है जिसकी वजह से जो हमारे लेबर्स हैं उनको पैसे मिलते हैं, उनको कानूनी अधिक मतलब चीज़ें लीगल बैकिंग दी गई है पैसे देने के लिए। अब टाइप ऑफ वेज, सबसे पहला था मिनिमम वेज। कोई डेफिनेशन कहाँ कौन बताएगा मिनिमम वेज की, वो बताता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। उसने बोला है द मिनिमम अमाउंट ऑफ रिम्यूनरेशन डेट एन एम्प्लॉय रिक्वायर्ड
टू पे द, मतलब जो पे करना है एक पीरियड में, कि मिनिमम उसके मतलब कि रिम्यूनरेशन, मतलब रिम्यूनरेशन मतलब क्या होता है, जो उसका अच्छे से घर बाहर चल पाए, जो उसका मालिक होगा, एम्प्लॉयर होगा, वो अपने एम्प्लॉय को पे करेगा एक इंडिविजुअल चीज़ में, कि उसे क्या क्या मिल पाए, मिनिमम वेज में उसको क्या क्या मिल पाए, खाना मिल पाए, अच्छे से रहने के लिए घर मिल पाए और कपड़े मिल पाए। ये 3 चीज़ देखते हुए इसके हिसाब से मिनिमम वेज फिक्स की जाती है। ये याद रहना, क्योंकि नीड है, ये नीड है, खाना चाहिए, रहना चाहिए, कपड़े चाहिए, ये 3 तरह की नीड है। अब आती है लिविंग वेज। लिविंग वेज थोड़ा सा ऊपर हो जाती है मिनिमम वेज से। इट इज़ द वेज नीडेड टू प्रोवाइड द मिनिमम इनकम नेसेसरी टू पे द बेसिक नीड, ठीक है, बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ लिविंग स्पेसिफाइक इम्यूनिटी। इसमें और भी चीज़ ऐड हो जाती हैं लिविंग में। आपको देखो जीने के लिए 3 चीज़ ज़रूरी नहीं है, इसके साथ साथ आपको एजुकेशन भी चाहिए, हेल्थ भी चाहिए, इंश्योरेंस भी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो ये आता है लिविंग वेज में। यानी कि आप ऐसे देखो, प्री में कैसे पूछेगा, लिविंग वेज भी ऑलवेज लेसर देन द मिनिमम वेज। आप कंफ्यूज हो जाएगा, आपको डेफिनेशन नहीं पता, तो आप देखो मिनिमम वेज में 3 ही कंपोनेंट है, उससे बड़ा होता है आपका लिविंग वेज। लिविंग वेज। अब फेयर वेज पे आता है। ए फेयर वेज मीन लिविंग वेज बिटवीन लिविंग वेज एंड द मिनिमम वेज, यानी कि मिनिमम वेज से बड़ा होता है आपका क्या, फेयर वेज है, और उससे बड़ा होता है आपका लिविंग वेज। तो कहीं ना कहीं बीच में काउंट होता है आपका फेयर वेज। तो मिनिमम, उससे बाद फेयर, एक फेयर रूप में 2 और एक लिविंग वेज, उसको जीने के लिए क्या क्या नेसेसरी है उसके हिसाब से। अब एक और आता है स्टारवेशन वेज, ये एक्स्ट्रा चीज़ है। इट रेफर टू द वेज विच आर इनसफिशिएंट टू प्रोवाइड द ऑर्डिनरी नेसेसिटी ऑफ द लाइफ, यानी कि जो आपकी ऑर्डिनरी आपको चीज़ें चाहिए, जो नेसेसिटी है लाइफ के लिए, ये 3 चीज़, रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीज़ की जो ज़रूरत है आपको, इससे भी कम आपको वेज दी जा रही है। 1 मिनट, तो रोटी, कपड़ा, मकान, इससे भी कम आपको ये वेज दी जा रही है। तो आपको डिफरेंस समझ में आया, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इन द मिनिमम वेज, फेयर वेज एंड द लिविंग वेज। तो मिनिमम वेज याद रखना है, उसके बाद फेयर वेज और लिविंग वेज। और जो आपका स्टारवेशन होगी ना, स्टारवेशन मतलब कहते हैं उस वो बिल्कुल कम होगी, जो आपको बेसिक नेसेसिटी भी ये सबसे कम होगी, कि आपको जो बेसिक नेसेसिटी है ना लाइफ के लिए, नेसेसरी चीज़ें हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीज़ें यही फुलफिल नहीं कर पा रही हैं, तो उसको जाएंगे स्टारवेशन वेज के अंदर। तो मिनिमम ये आपको याद रखना है। फिर हम आते हैं हिंदू के ऊपर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आती है आप गवर्नमेंट, जो आप आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में गई है तेलंगाना के खिलाफ। उनका एक रिवर का इशू है, जो कृष्णा रिवर है उसका इशू है। आपको बताना कितनी स्टेट से पास होती है, एम, और कहीं ना कहीं एम के बाद नीचे आ जाती है, नीचे आने के बाद ये आपका टी, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, और बताना कितनी स्टेट से इसको है। प्लीज़ इसके हम सब पढ़ेंगे, हम रिवर सारी कंप्लीट करेंगे। तो उनका कुछ इशू है, वो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, किस आर्टिकल के रूप में वो गए हैं, आर्टिकल 21 के रूप में वो कोर्ट के अंदर गए हैं, कि राइट टू लाइफ, पानी पीने का सबका अधिकार है, पानी राइट टू लाइफ के अंदर आता है, ठीक है ना। तो उसके आर्टिकल को देखते हुए ये सब लोग कोर्ट में गए हैं। इसमें कहीं मेंशन नहीं है राइट टू लाइफ, देखो ये आर्टिकल 21, आर्टिकल 21। तो मैं बताऊंगा क्या क्या चीज़ें हैं जिससे आप, अगर कोई वाटर डिस्प्यूट है, कोर्ट में जा सकते हैं। एक आर्टिकल यही बता देता हूँ, आर्टिकल 131, ओरिजिनल जुरिडिक्शन। ओरिजिनल जुरिडिक्शन कोर्ट का होता है अगर सेंट्रल स्टेट के बीच में कोई लड़ाई है, स्टेट और स्टेट के बीच में कोई लड़ाई है, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। पर इस आर्टिकल से क्यों नहीं गए, इस आर्टिकल से क्यों नहीं गए, क्योंकि जो आर्टिकल 262 है, ये होता है इंटर वाटर डिस्प्यूट, मतलब वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल होती है, ये मना करती है कोई भी अगर ट्रिब्यूनल का केस में, ट्रिब्यूनल में केस चल रहा है, उसके फैसले के खिलाफ जाना है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते। पर आर्टिकल 21 का वायलेशन है आपका, तो आप कोर्ट में जा सकते हो, यानी कि राइट टू लाइफ। तो लाइफ के ऊपर बात आ गई है, उससे ऊपर तो कोई बात नहीं। तो उस आर्टिकल को देखते हुए कहाँ पे गया, आंध्र प्रदेश चली गई है कोर्ट के अंदर। तो हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ें हैं एक वाटर डिस्प्यूट के अंदर, इसमें देखेंगे। देखो पहली बात, जो वाटर जो है ना, वो एंट्री लिस्ट 17 में आता है। देखो आपका शेड्यूल 7 है, शेड्यूल 7 के अंदर स्टेट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है, और जो रेसिडुअरी पावर होती हैं, जो इस तीनों में नहीं आती, बची हुई पावर होती हैं, वो आती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रेसिडुअरी पावर में। जो आपका स्टेट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, उसकी एंट्री 17 है। तो उसमें क्या बोलता है, जो वाटर सप्लाई, इरीगेशन, कैनाल, ड्रेनेज, जो भी चीज़ें, वाटर स्टोरेज, वाटर पावर, ये सब किसके अंदर आएंगे, स्टेट के अंदर आएंगे। पर एंट्री 56, जो यूनियन लिस्ट की एंट्री 56 है, वो यूनियन गवर्नमेंट को एम्पावर करती है, पावर देती है कि इंटर स्टेट की कोई रिवर है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने वाली रिवर है, या कोई रिवर वैली है,
वो डिक्लेयर बाय द पार्लियामेंट, कोई भी उनको रेगुलेशन है वो पार्लियामेंट डिक्लेयर करेगी, ये इसके ऊपर आता है क्योंकि वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए वो 2-3 स्टेट से पास होकर निकल रही है। तो एक आप देखो, अगर पानी पिलाना हो किसी को, इरीगेशन करनी हो, कैनाल बनानी हो, तो स्टेट गवर्नमेंट, अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट से तीसरे तीसरी स्टेट में कोई रिवर बह रही है, उसकी पावर किसके ऊपर है पूरी की, वो है आपका यूनियन गवर्नमेंट के अंदर। अब इसको देखते हैं, आर्टिकल 262 बनाया, इसमें क्या है, कोई भी केस हो डिस्प्यूट का रिलेटेड टू वाटर, ये ट्रिब्यूनल सुनेगी। और ट्रिब्यूनल कौन बनाएगा, पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रोवाइड द एडजुडिकेशन ऑफ एनी डिस्प्यूट कंप्लेन विद रिस्पेक्ट टू द यूज़। पार्लियामेंट एक क्या करेगी, एक लॉ बनाया कि एडजुडिकेट करेगी, कोई भी कंप्लेन है, डिस्प्यूट है, लड़ाई है 2 स्टेट के बीच में, किस चीज़ को लेकर, पानी के कंट्रोल को लेकर या पानी के रिवर के ऊपर लेकर, तो पार्लियामेंट पावर देती है कि उस चीज़ को सॉल्व करने की। पार्लियामेंट में लॉ बाय प्रोवाइड द नाइदर, पार्लियामेंट ने ये भी बोला है कि नाइदर द सुप्रीम कोर्ट और कोई भी कोर्ट, कोई भी हाई कोर्ट इंडिया की, वो इस डिस्प्यूट को नहीं सुन सकती जो ऊपर वाले डिस्प्यूट हैं, ये वाले सुप्रीम कोर्ट में आप नहीं जा सकते। देखो ये कुछ डिस्प्यूट है, रिवर और ब्यास के ऊपर, पंजाब हरियाणा राजस्थान के, नर्मदा के ऊपर मध्य प्रदेश गुजरात का, ये आप पढ़ लेना, कृष्णा जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश कर्नाटका तेलंगाना, मैंने आपको कर्नाटका नहीं बताया, कुछ ट्रिब्यूटीज़ कर्नाटक से भी आती हैं ये। और भी इशू है, कावेरी के ऊपर बहुत बड़ा इशू है, केरला कर्नाटक तमिलनाडु पुडुचेरी के ऊपर है, तो बहुत सारे इशू ऑलरेडी चलते रहते हैं। तो इंटरस्टेट जो रिवर वाटर आपका डिस्प्यूट रिसोल्यूशन है उसके अंदर क्या है, ये वाटर एक्ट 1956 से इसको बनाया गया। अकॉर्डिंग टू द प्रोविज़न स्टेट गवर्नमेंट मेक ए रिक्वेस्ट, वो रिक्वेस्ट करेगी एनी वाटर डिस्प्यूट, कोई भी डिस्प्यूट है, एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट ओपिनियन देगी वाटर डिस्प्यूट है कैन नॉट बी सेटल बाय नेगोशिएशन, देन वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल उसको हैंडल करेगी। देखो मेरे बीच में लड़ाई है कोई स्टेट के बीच में, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा सेंट्रल गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट सुलझाने की कोशिश करेगी, अगर नहीं खुल जाती है तो वो मैटर ट्रिब्यूनल को सौंप दिया जाएगा और ट्रिब्यूनल चेक करेगी। अगर ट्रिब्यूनल कोई फैसला सुनाती है तो आप कहाँ नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट में आप नहीं जा सकते। फिर भी एक लूप होल है, अगर आर्टिकल 21 का वायलेशन, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, जीने के लिए पानी चाहिए ना, तो वो वाला अधिकार आ गया, तो इस वजह से आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ये लूप होल भी कहीं ना कहीं है। इसको अमेंडमेंट किया गया 2022 में, जो सरकारी कमीशन थी उसकी रिकमेंडेशन लगाई गई कि इसमें बोला गया कि कोई भी डिस्प्यूट आएगा मैंडेटरी है उसे 1 साल के अंदर पूरा सेटअप करना है, ठीक है ना, पूरा फ्रेमवर्क तैयार करना है टू सेटअप द वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल का 1 साल के अंदर, एंड ऑल्सो 3 ईयर टाइम टू फ्रेम द गिविंग द डिसीजन, यानी कि 4 साल के अंदर आपको कंप्लीट उसको सुलझाना है। तो बहुत सारी ट्रिब्यूनल बन चुकी हैं ऑलरेडी, इतनी सारी लीवर की लड़ाई की। इशू क्या है, इशू विद द इंटरस्टेट वाटर ट्रिब्यूनल, इशू क्या है इसके अंदर, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ गोदावरी वाटर, एक गोदावरी का ने डिस्प्यूट लिया है 1962 में हुआ, बट ट्रिब्यूनल वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1968। 62 में इशू है, 1 साल के अंदर में बोला ना बनना है, ट्रिब्यूनल को फॉर्म करना है, पर ट्रिब्यूनल बनती है पूरे 6 साल बाद। कोई 1962 में कुछ इशू थे, चाइना से वार हो गया था, ये भी सब थे। और जो अपना सेंटेंस सुनाती है वो कितने साल बाद, पूरे 11 साल बाद वो सेंटेंस सुनाती है, ठीक है ना। और 1980 में वो ऑफिशियली नोटेड करती है। तो ये सारे कुछ इशू हैं, कितनी लेट, 10-20 साल से घुमाया जा रहा है चीज़ों को, तो वो लेट ना करके इस वजह से इन्होंने बोला कि 4 साल के अंदर अंदर कोई ना कोई चीज़ें सुनानी है, लेट मत करो। कि जो फाइनल जुडिक्शन होगा, मतलब आप कोर्ट में जा सकते हो। कोर्ट में कैसे जा सकते हो, 2 आपके पास रूल्स हैं, फाइनल एंड बियॉन्ड द जुडिक्शन। कोर्ट में कैसे जाओगे, स्टेट कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 136, स्पेशल लीव पिटीशन के रूप में जा सकते हो, या आर्टिकल 32 का कोई वायलेशन हो रहा है आपका राइट टू लाइफ के लिए, तो उसके रूप में भी आप जा सकते हो। तो ये सारी कुछ चीज़ें, कंपोजिशन है, कुछ मल्टी डिसिप्लिनरी, कुछ है कंपोजिशन नहीं पता कितने आदमी रखने हैं, कितने मेंबर रखने हैं, कोई अथॉरिटी नहीं है, एब्सेंस है, कोई मतलब कौन सुनेगा, कैसे सुनेगा, कोई फॉर्मेट तैयार नहीं है, ट्रिब्यूनल अप्रोच है, ठीक है ना। तो डेलिबरेटली एक तरह से चीज़ें हैं, घुमावदार चीज़ें हैं, पता नहीं है प्रॉपर तरीके से कैसे चीज़ों को सुलझाया जाएगा। तो बहुत सारी वेग है, टू मच आपका डिस्क्रिप्शन है, टू मैनी स्टेज ऑफ द प्रोसेस, जो उसका ट्रिब्यूनल का प्रोसेस है, बहुत सारी उसमें चीज़ें खामियाँ हैं, ऐसा ये बताते हैं। आगे चलते हैं। दूसरी जो आपकी चीज़ आती है, देखो नो जिका वायरस केस फाउंड इन केरला। अभी 4 दिन पहले 9 केसेस मिले हैं जिका वायरस के। एक एडीज़ मॉस्किटो होता है, एडीज़ आपको याद रखो, जिससे होता है आपका जिका वायरस, इससे ही होता है येलो फीवर, इससे ही होता है चिकनगुनिया, और इससे ही होता है आपका डेंगू। अब आपको याद रखना है जिका वायरस की कोई वैक्सीन नहीं है, ठीक है ना, कोई वैक्सीन जिका वायरस की नहीं है। अब आपको इन तीनों में से बताना है, येलो फीवर, चिकनगुनिया और डेंगू में से किसकी वैक्सीन है, किसकी नहीं है, आपको बताना है। इसमें से एक की वैक्सीन है, 2 की नहीं है, सॉरी हाँ, दो इसमें से 2 की वैक्सीन है, 1 की नहीं है, आपको ये देख के बताना है। आगे चलते हैं। फिर ये आते हैं, फिर क्या क्या प्लान टू लिंक, जो
कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, उसको लिंक किया जाएगा वुमेन जो एंटरप्रेन्योरशिप है, जो वुमेन काम करती है ना, नए नए एंटरप्रेन्योरशिप, नई नई चीज़ें करती हैं, तो उसके साथ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिंक किया जाएगा। ऐसे कहाँ किया जा रहा है? ऐसे राजस्थान गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया है। तो कहीं ना कहीं आप इसको लिख सकते हैं, इसको आंसर में यूज़ कर सकते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कोई लिखने के लिए आएगा। हमारे प्री के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? CSR क्या है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो हम चलते हैं अपने बेसिक नोट में से। कॉर्पोरेट जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक मिनट रुकिए, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कुछ नहीं है, एक तरह से जनरल यूज़ है। कॉर्पोरेट जो होते हैं, जो कॉर्पोरेट्स बड़ी बड़ी फैक्ट्री वाले होते हैं, वो हेल्प करते हैं सोशल डेवलपमेंट के लिए। इंडिया के जो चीज़ें होती हैं कि पैसा देते हैं, वो कुछ परसेंट, कुछ क्राइटेरिया है कैसे पैसा देते हैं वो, कि उनका इतना प्रॉफिट होगा तो इतना प्रॉफिट का इतना परसेंट वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए पैसा देंगे। मैंने आपको बता दिया। तो ये ऐसा नहीं है ये अपने आप देते हैं, नहीं, ऐसा क्लॉज में मेंशन है। जब वो कंपनी एक्ट, अपनी कंपनी बनाएंगे, उसको रजिस्टर्ड करेंगे कंपनी एक्ट 2013 के अंदर, तो उसके क्लॉज नंबर 135 में मेंशन है कि आप ऐसे, अगर आपका इतना प्रॉफिट हुआ तो आप पैसा, चंदा, एक चंदा बोल दे हिंदी के टर्म में, चंदा देश की भलाई के रूप में आप लोग चीज़ों को देंगे। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें मैं आगे बताऊँगा आपको। तो इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू मैंडेटरी, ये मैंडेटरी है कि CIR रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको स्पेंडिंग करनी है, ठीक है ना, एक्टिविटी के लिए, कॉर्पोरेट सोशल एक्टिविटीज़ के लिए। तो ये इंडिया पहली कंट्री है जिसने मैंडेटरी कर दिया, ये भी याद रखो, ये प्री का पॉइंट है। तो CSR के प्रोविज़न है विद द एक्ट एप्लीकेबल टू द कंपनी, एप्लीकेबल होते हैं किस कंपनी पे होते हैं? देखो, जिसका एनुअल टर्नओवर यानी सालाना टर्नओवर उसका 1000 करोड़ से या उससे ज़्यादा है, ठीक है ना, 1000 करोड़ से ज़्यादा है, एक तो वो कंपनी, एक तो ये वाली कंपनी, या फिर उसकी नेटवर्थ जो पूरी मतलब कमाई है, उसकी पूरे नेटवर्थ जो है वो 500 करोड़ की है या उससे ज़्यादा है, तो यानी कि 1000 करोड़ से उसका एनुअल टर्नओवर है पूरा मिला के, या फिर उसकी कमाई जो है, टर्नओवर अलग होता है, टर्नओवर में बहुत सारी चीज़ काउंट होती हैं। नेटवर्थ में क्या होता है कि उसकी पूरा कमाई वो 500 करोड़ या उससे ज़्यादा की है, या उसका प्रॉफिट। अब ये पूछोगे आप नेटवर्थ क्या होती है? कोई कंपनी है, मेरी कोई कंपनी है L नाम की, उसकी जो पूरी कंपनी की एक तरफ टर्नओवर है, जो सारा काम करती है, इधर से भेजना उधर से लेके आना। मैंने 100 रुपये का सामान बेचा, 200 रुपये का मैं लेके आया, तो 300 रुपये का पूरा टर्नओवर हुआ, 300 रुपये का, तो ये तो हो गया टर्नओवर। अब नेटवर्थ क्या होगी कि मेरी पूरी कंपनी है, मेरी पूरी कंपनी क्या है, कल 2 रुपये की कंपनी थी, पूरी सब चीज़ मिला के, मशीन सब मिला के, आज वो कंपनी 500 रुपये की हो गई है, तो ये मेरी होगी नेटवर्थ। अब मैंने अपनी पूरी कंपनी में से कितना प्रॉफिट कमाया सालाना में, तो वो हो गया मेरा प्रॉफिट। अगर 5 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट कमा रही है कंपनी, 1000 करोड़ का टर्नओवर है, 500 करोड़ की नेटवर्थ है, और 5 करोड़ से या उससे ज़्यादा का प्रॉफिट कमा रही है, तो आपको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में पैसा देना होगा। कितना पैसा देना होगा? आप 2% आपकी कमाई का, जो एवरेज आपका प्रॉफिट आया उसका 2% रुपये, यानी कि इसका 500 करोड़ आया तो आपसे 2% निकालना, कितना होता है 2%, ठीक है, इतना रुपया आपको कहाँ देना होगा? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में। 1 करोड़ में 2 लाख, 5 करोड़ में 10 लाख, तो ऐसे आपको चीज़ों में देना होगा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। 10 लाख रुपए खर्च करना होगा कंपनी को। अब उसके हिसाब से 10 करोड़ का प्रॉफिट है तो वही 20 लाख रुपए देना होगा कि उस डेवलपमेंट की। एक्टिविटी कौन कौन सी है? कुछ गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया है, कोई एक्टिविटी ऐसी हो जो स्पेसिफाइड अंडर द शेड्यूल 12, एक शेड्यूल 12 है, सॉरी शेड्यूल आपका 7 है ऑफ द एक्ट। इसी एक्ट के अंदर जो कंपनी एक्ट है ना 2013 वाला, इसके अंदर शेड्यूल 7 है, उसके अंदर कुछ चीज़ लिखी गई हैं। इन एक्टिविटी को दोगे आप, जैसे पॉवर्टी और हंगरी ख़त्म कर, भुखमरी और गरीबी ख़त्म करने के लिए कोई प्रोग्राम है उसके लिए, एजुकेशन प्रमोट के लिए, जेंडर इक्वलिटी के लिए यानी कि महिला और आदमी भेद ना हो, वुमेन को बढ़ावा देने के लिए, या फिर कोई वायरस है, कोई डिसीज़ आई है उसको रोकथाम करने के लिए, कोई भी चीज़ है डिसीज़ को, इन्वायरमेंट के लिए पैसा दोगे, या फिर जो आपका प्रधानमंत्री PM केयर फंड था ना, PM केयर फंड था, PM नेशनल रिलीफ फंड जो था, उसमें भी पैसा दोगे आप तो वो भी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में गिना जाएगा। पर आप एक चीज़ याद रखना, स्टेट का भी फंड थे, स्टेट केयर फंड भी थे, उनमें अगर आप पैसा देते हो तो वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं गिना जाएगा। अगर आप PM केयर फंड को दोगे तो वो भी काउंट होगा, और ये कंपलसरी होता है देना। अगर नहीं दिया तो पेनल्टी लगती है कंपनी पर, अगर वो नहीं देती है तो ये सारी चीज़ देखी गई है। हाउ मैनी पायलट आर यूज्ड ऑन वंदे भारत? एक वंदे भारत प्रोग्राम चलाया गया था, कुछ हमारे लोग विदेशों में थे, उनको कोविड-19 विदेशों से वापस इंडिया में लाना था, तो कुछ फ्लाइट, स्पेशल फ्लाइट चलाई गई थी, तो कुछ पायलट की डेथ हो गई क्योंकि वो लेके आए थे, इन्फेक्शन आ गया, उनकी डेथ हो गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला है उन फैमिलियों को 10-10 करोड़ का आप पैसे दो,
तो 10 करोड़ को फैमिली को दो कि वो ज़िंदगी जी पाएँ। तो वंदे भारत प्रोग्राम था, मई 2020 में स्टार्ट किया गया था। जो लॉकडाउन लग गया था देशों में, तो अपने देशों को वापस लाना था दूसरी कंट्री से। तो यही से कार्गो चलाए गए, बहुत सारी चीज़ चलाई गई, बहुत सारे देशों से ले गए। ट्रांसपोर्ट बबल चलाए गए। ट्रांसपोर्ट बबल और एयर ट्रैवल एग्रीमेंट है। ट्रांसपोर्ट बबल क्या है? क्योंकि सारे देशों ने फ़्लाइट बंद कर दी थी, टोटल बंद कर दी गई थी। तो उसमें क्या हुआ था, तो जैसे श्रीलंका में हमारे लोग हैं और इंडिया में श्रीलंकन्स है, तो हमने एक एग्रीमेंट साइन किया कि ठीक है, हाँ एक फ़्लाइट तुम भेजो और एक फ़्लाइट हम भेजें। तो इसको नाम दिया गया था ट्रांसपोर्ट बबल। क्योंकि आपको फ़्लाइट उठाने के लिए ना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, जो चीज़ें होती हैं, इंटरनेशनल जो एयरलाइन चीज़ें होती हैं, उनके रूल्स मानने पड़ते हैं। अगर वही सस्पेंड हो गया, मतलब वही उन्होंने रोक दिए हैं फ़्लाइट, फिर आपको कंपनी देश के देश में एग्रीमेंट के बीच में चलती हैं। फिर अगर कुछ हो जाए तो देश में परमिशन है तो दोनों देश के एग्रीमेंट करके फ़्लाइट को चलाया जाता है। इसको ट्रांसपोर्ट बबल नाम दिया गया था। तो स्पेशल एग्रीमेंट किए थे इंडिया ने, यूएस से लेके आए थे, यूके से लेके आए थे, यूएई से लेके आए थे, कनाडा, इथोपिया और भी देशों से लेके आए थे। तो ये ट्रांसपोर्ट बबल आपको याद रखना, कोई बबल नहीं है, कोई गुब्बारा नहीं भेज रहे, ये एक तरह का एग्रीमेंट है दो देशों के बीच में, अपने देशों के नागरिक को या उनके देश के नागरिक उनके देश में भेजने के लिए, ऐसा एक एग्रीमेंट है। मैं आता हूँ वापस हिंदू के ऊपर, आगे चलते हैं। आगे आता है कि फर्नांडिस मिसलीड द असेंबली ऑन सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। ये हमारे लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टेट की खबर है, हम पढ़ेंगे SECC, सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। सेंसस क्या होता है, जो आप मतगणना होती है, और ये सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस क्या होता है, इनके बीच में डिफरेंस हम देखेंगे। जो सोशल इकोनॉमिकल कास्ट सेंसस है, ठीक है ना, डिफरेंट कैसे होता है देखेंगे। जो ओरिजिन हुआ, जो हमारे सेंसस है ना, जो जनगणना होती है, जो प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हुई वो 1981 से स्टार्ट हुई प्रॉपर तरीके से। उससे पहले भी होती थी पर वो कभी भी कुछ भी कर लेते, प्रॉपर तरीके से 1981 से स्टार्ट हुई और जब से कंटिन्यूस चलती हुई आ रही है। 2011 में हुई, अब 2021 में थोड़ी नहीं हो पाई, क्या पता होनी स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि उस वजह से पेंडेमिक की वजह से कंटिन्यूस चलती हुई आ रही है। अब तो आप गिन सकते हो 1881 से अब तक कितनी हो गई है। तो हाउ एवर द अर्ली, फिर देखा गया कि ठीक है सेंसेक्स में सब आदमी को गिन लिया जाता है। सोशल कास्ट सेंसस में क्या है, जो गरीब लोग हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, सोशल इकोनॉमिकली वीक है, सोशल इकोनॉमिकल वीक सेंसस है ना, ये सोशल इकोनॉमिकल कास्ट सेंसस है। जो सोशली इकोनॉमिकली वीक सेक्शन है उसको अलग से काउंट करो एक तरीके से। तो ये पहली बार किसने ये सुझाव सोचा था, ये आपके 1940 में WWM आपके थे, WWM याद रखो, इन्होंने ये सेंसेक्स कमिश्नर थे इंडिया के 1941 सेंसेक्स में, उन्होंने ये सुझाव दिया था कुछ ऐसा भी काउंट करो। तो फिर देखते देखते जो सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस पहली बार कंडक्ट हो चुके थे, कि फर्स्ट टाइम कब कंडक्ट हुए थे, 1931 में कंडक्ट कराए गए थे, प्रॉपर तरीके से नहीं कराए गए थे। फिर जो आपके तो अर्ली जो 1941 में सुझाव सोचा गया था ऐसा बढ़िया तरीके करेंगे, 1941 में अच्छे से किए गए थे। WWM थे आपके, वो सेंसेक्स कमिश्नर थे। इसमें क्या होता है कि जो इंडियन फैमिली है, सारी फैमिली, बोथ रूरल एंड द अर्बन, उनसे पूछा जाता है कि इकोनॉमिकल स्टेटस कैसा है उनका। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी कम अप द रेंज इंडिकेटेड डिप्राइव, कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कोई चीज़ होते हैं, उससे उनको पहचाना जाता है कि आपकी इनकम कितनी है। वो कहेंगे सर इतनी कम है, ठीक है, गरीब रेखा में आते हैं, सोशल इकोनॉमिकल रेखा में आते हैं, तो आपने उनको ऐसे करके इवेल्युएट किया जाता है। सेंसस के साथ जनगणना तो करेंगे, उसके साथ साथ गरीबी भी रेखा भी चेक करेंगे। ये अलाउ करता है मैपिंग करना, इनइक्वालिटी इन द बॉर्डर लाइन, कि अब देखो इस गाँव में इतने सारे लोग सोशल कास्ट सेंसस में आते हैं, 100 लोग रहते हैं, 80 लोग जो गरीबी रेखा में, मतलब ऐसे रेखा में आते हैं बिल्कुल नीचे, चाहे किसी भी कास्ट से हो, किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी उससे हो, और 20 लोग आते हैं अच्छी, तो जनसंख्या तो 100 हो गई, कास्ट सेंसस में कौन हो गए, 80 हो गए। ये सोशल SCC कास्ट हो गया, सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में 80 लोग हो गए जो आते हैं। तो उससे पता लगता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट को ज़्यादा फोकस करना है, ये इस काम के लिए अप्लाई होता है। जैसे उज्ज्वला स्कीम आई थी, उज्ज्वला स्कीम आई, फिर आपका आयुष्मान भारत का कार्ड बना था, वो इन्हीं के लिए बनाया गया था। इनके लिए सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जिसके नाम था उन्हीं को सुविधा दी गई थी मोस्टली। उस वजह से गवर्नमेंट स्कीम को इम्प्लीमेंट करती है तो इनके बीच में ज़्यादा देती है, ये उसका सोच रहती है। सेंसस क्या होता है, प्रोवाइड करते हैं। देखो मैंने बता दिया, सेंसस तो सबको गिनेगा, 80 और 20 को दोनों को, पर ये किसको गिनेगा, 80 वालों को गिनेगा, ये थोड़ा अंतर है। तो सिंस द सेंसस फॉल अंडर सेंसस एक्ट, जैसे हमारा सेंसस एक्ट बना आज़ादी के बाद 1948, तो सारा डाटा उसको कॉन्फिडेंशियल किया गया, क्योंकि सारा डाटा बहुत कॉन्फिडेंशियल रखना है, ये डाटा लीक नहीं होना चाहिए। फिर उसके लिए अकॉर्डिंग टू द सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस वेबसाइट बनाई गई कि हम ऐसा काउंट करेंगे। एसोसिएट कंसर्न देखा गया कि रिप्रेजेंटेटिव कास्ट सेंसस किया गया, चीज़ों को सबको नोट किया गया।
कास्ट सेंसिटिव कॉन्सेप्ट स्पेसिफिक तरीके से किया गया, कहाँ पे कैसे लोग रहते हैं, दलित में कितने गरीब हैं, बहुत सारी तरीक़ों से उस बेस पे किया गया। तो वही है, इसको यूटिलाइज़ करना चाहिए एग्जिस्टिंग डाटा को स्कीम्स में, गवर्नमेंट सर्विस में, डिजिटल अल्टरनेटिव होने चाहिए, जैसे आपका अंतुला विश्वास पॉइंट होना चाहिए, तो लोग आके खुद बता सकें ये सारी चीज़ में की गई। बस आपको मैंने डिफरेंस समझ में आ गया इस वाले एग्जाम्पल से, मैंने आपको जो समझाने की कोशिश की। सेंसेक्स में 100 के 100 गिने जाएंगे और सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसेक्स में 80 गरीब लोग गिने जाएंगे। कुछ क्राइटेरिया होता है, वो चेंज होते रहते हैं, किस क्राइटेरिया पे गिनना है, मिनिमम वेज पे गिन सकते हैं, फेयर वेज पे गिन सकते हैं, लिविंग वेज पे गिन सकते हैं। तो वो डिसाइड कौन करता है, वो पूरा एक सर्वे किया जाता है कि मिनिमम वेज कितना होना चाहिए, रोटी कपड़ा मकान के लिए कितना पैसा लोगों को आज की तारीख में ज़रूरत है महंगाई के हिसाब से, तो वो उसके हिसाब से गिना जाता है। वो गवर्नमेंट की अलग अलग नीति है। फिर एक स्कीम आती है, हम आते हैं वापस अपने हिंदू पर। आगे जो आती है वो आती है मेकिंग द वेलफेयर कंडीशन स्टेम एंड द आपका कॉर्पोरेशन। इसका मतलब है फोर्सफुली किसी चीज़ पे कोई चीज़ आप थोप रहे हो। अभी इसमें किस चीज़ की बात करेंगे, यूपी गवर्नमेंट एक ड्राफ्ट लेके आई है पॉपुलेशन कंट्रोल का। अगर 2 बच्चे होंगे तो उनको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, इंसेंटिव मिलेंगे, गवर्नमेंट सर्विस में उनको मतलब प्रेफरेंस दी जाएगी, स्कूल जो स्टेट की स्कूल्स ऑर्गेनाइजेशन है उसमें पढ़ने के लिए प्रेफरेंस दी जाएगी। जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे उनको बहुत सारा चीज़ें उनको कार्ड दी जाएंगी, उनको फिर कुछ और भी गवर्नमेंट अप्लाई कर सकती है। तो यही कर रहे हैं कि आप गलत तरीका ही अपना रहे हो। आपको क्या करना चाहिए था कि रिप्रोडक्टिव कि राइट टू रिप्रोडक्टिव इज़ ये फ्रीडम है, ये फ्रीडम मेंशन है, ये फ्रीडम है हमारी, ये मेंशन है हमारे बहुत सारे केसेस में। सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला है, हाई कोर्ट ने खुद बोला है, राइट टू फ्रीडम इज़ योर एक तरीके से फंडामेंटल चीज़ है आपकी। तो ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। इसमें क्या बताया है कि जो इंसेंटिव्स है और डिसइंसेंटिव्स हैं, गवर्नमेंट ने बोला है अगर 2 बच्चे की नीति कोई अपनाता है उसको बहुत सारी फ़ायदे मिलेंगे, अगर जो नहीं अपनाता है उसको बहुत सारे फ़ायदे उसके कट कर दिए जाएंगे। तो ये क्या कर रहे हो आप, एक तरीके से डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो। भाई किसी की 2 लड़कियां हैं, वो एक लड़का चाहता है 3 बच्चे कर लिए उसने, तो क्या वो डिस्क्रिमिनेट कर दोगे आप तो उसे? तो उसकी चॉइस है। तो क्लेमिंग देख दो जो स्टेट का इकोलॉजिकल और जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज है चीज़ों का, वो क्या बोलता है, वो सबके लिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। यानी कि 2 बच्चों का प्रेफरेंस ज़्यादा दे रहे हो, ये तो आपने एक तरह से रिजर्वेशन कर दिया उनका। ये तो रिजर्वेशन नीति ला दी आपने, ये इंसेंटिव प्रोवाइड कर रहे हो। देखो इतनी सारी चीज़ दोगे आप उन्हें कि इवन जो स्टेट की जो इंस्टीट्यूशंस है ना उसमें उनको कोटा मिलेगा, प्रेफरेंस पहले मिलेगी जिनके 2 बच्चे होंगे। देखो कितने सारे इंसेंटिव है उनको कि ड्यूरिंग द सर्विस टाइम में सब्सिडी प्रोवाइड होगी घर के लिए जो परचेज़ करोगे आपको, ठीक है ना, मैटरनिटी और पैटर्निटी लीव मिलेगी, उनको अच्छे से सैलरी मिलेगी, अलाउंसेस प्रोवाइड किए जाएंगे अप टू द 12 मंथ, फ्री हेल्थ चेकअप दिया जाएगा, 12 मंथ तक कवरेज किया जाएगा उसके स्पाउसेस को। ये सारी चीज़ें, और जिनको नहीं किए उनके ये सारी स्कीम उनके लिए कट कर दी जाएंगी। ये गलत चीज़ है ना। एक गवर्नमेंट को क्या होता है कि स्पॉन्सर वेलफेयर स्कीम सबके लिए मतलब एक तरीके इक्वल होनी चाहिए, यानी कि आप ऐसे चीज़ों को बंटवारा मत करो। इंडिया क्या है, इंडिया शो अस दैट देयर इज़ ए मोर इफिकेसी अल्टरनेटिव मेजर। आप देखो इसका, ये मत देखो कि आपकी जो पॉपुलेशन, हाँ पॉपुलेशन तो, और मैंने आपको कल भी बताया था जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है वो बोलता है हमारी पॉपुलेशन कहीं ना कहीं कंट्रोल में जा रही है और आने वाले टाइम में और कंट्रोल हो जाएगी। उसके बाद भी आप एक ऐसी नीति ला रहे हो, ठीक है ना, गवर्नमेंट को चीज़ें आप ब्रेक कर रहे हो एक तरह से, इस चीज़ों में भी आप उसमें डिवाइड कर रहे हो, तो ये गलत चीज़ है। आपको किस पे फोकस करना चाहिए था, एम क्या होना चाहिए कि इम्प्रूविंग द पब्लिक हेल्थ और एक्सेस टू एजुकेशन। क्योंकि कहीं ना कहीं जो पढ़ी लिखी महिला है या फिर कोई इनकम वाली महिला जो पैसा कमाती है उसका फर्टिलिटी रेट आप चेक करोगे तो 1.2 या 1.3 मिलेगा। और गवर्नमेंट पता है स्कीम क्यों ला रही है कि गवर्नमेंट का जो हमारी यूपी गवर्नमेंट का एम है वो 2.7 हमारा जो अभी फर्टिलिटी रेट है उसको कम करना है 2026 तक 2.1। अगर मैंने बताया जो पढ़ी लिखी महिला है उसका 1.2 1.3 है। अगर आप इस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करते तो आपको ऐसे डिस्क्रिमिनेट करने की ज़रूरत ही ना पड़ती। तो अभी कुछ राइट्स की बात करते हैं, जैसे डेमोग्राफिक टारगेट है, फोकस करना है, ठीक है, आपको देखना चाहिए। पर राइट टू रिप्रोडक्टिव एक फ्रीडम है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक रिकोगनाइज कर सकता है, किया है, बोला है सुप्रीम कोर्ट ने। सुचिता श्रीवास्तव वर्सेस चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का केसेस था। कोर्ट ने फाउंड किया कि वुमेन की फ्रीडम है टू मेक ए रिप्रोडक्टिव डिसीजन, वो ले सकती है। इंट्रीगल फिटिंग मतलब जो कि फिटी है मतलब राइट टू पर्सनल लाइबिलिटी आर्टिकल 1 के अंदर आता है। राइट टू पर्सनल लाइबिलिटी के अंदर क्या आता है, राइट टू रिप्रोडक्टिव फ्रीडम उसकी वुमेन की, तो आप उसको डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो। और भी चीज़ें बोली, कोर्ट ने बोला टू रिकोगनाइज द जो आपकी रिप्रोडक्टिव है चॉइस है वुमेन की, उसके पास अधिकार है, उसको आप फोर्सफुली नहीं सुन सकते। फिर 9 जजमेंट पुट्टा स्वामी केस, राइट टू प्राइवेसी का केस था 2017 में। उसमें क्या है कि द कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है सी के पर्सन एटोनॉमी, उसकी बॉडी पे, ठीक है ना, कैसे उसे मतलब बताना है मेरे 3 बच्चे हैं 2 बच्चे हैं, उसकी प्राइवेसी के, उसके प्राइवेसी के अंदर वो चीज़ आती है, ठीक है ना, वो कितने बच्चे का ना उसकी प्राइवेसी है वो चीज़, वो आपको क्यों बताए, वो आपके दबाव में क्यों आए।
तो ये सारी बात उन्होंने बोली है कि प्राइवेसी ऑफ द होम, वो अपनी प्राइवेसी होम की रख सकती है। तो ये राइट मस्ट बी कन्फर्ट, डॉक्ट्राइन जो है आपकी रख रहे हो, आपको एक तरह से प्रोपोर्शनलिटी आपको डॉक्ट्राइन रखनी चाहिए थी, पब्लिक इंटरेस्ट होना चाहिए था, इन सब चीज़ों में आपको काम करना चाहिए था। रिप्रोडक्टिव फ्रीडम है और नो वायलेशन ऑफ द प्राइवेसी। तो चलो प्राइवेसी कहीं ना कहीं कम वायलेशन में रिप्रोडक्टिव फ्रीडम होनी चाहिे और आपको उसके लिए करना चाहिए था। इंस्टेड ऑफ आपको एक अल्टरनेटिव स्टेप सोचना चाहिए था। इसकी वजह आप एजुकेशन अच्छी करते, आप उसके बजाय मतलब हेल्थ अच्छी करते तो ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाता। आप क्या बोलते हो कि हाँ ये क्या एक तरह से पॉलिटिकल स्टेप है जब मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ रही है। भाई आप केरला का एग्जाम्पल ले सकते हो, वहाँ पे मुस्लिम 30% है, यूपी से भी ज़्यादा है, उसके बाद भी उनकी जो फर्टिलिटी रेट है 1.2 है, 1.3 है। क्यों है? क्योंकि उनकी जो साक्षरता है, जो उनकी बेसिक चीज़ है वो बहुत इम्प्रूव है। मानता हूँ चीज़ें कि ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम है। फिर आपका देवी का विश्वास यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया था, पॉइंटेड आउट किया, उसमें चीज़ों में चेक किया कि डिस्पेरिटी इम्पैक्ट ऑन द माइनॉरिटी। देखो खुद एक तो माइनॉरिटी वाली चीज़ें और भी चीज़ों में, फिर आप इसके अगेंस्ट में बोल सकते हो चाइना में पहले 1 चिल्ड्रन पॉलिसी थी, 2 चिल्ड्रन, उसको भी उन्होंने ख़त्म कर दिया है। प्रॉब्लम क्योंकि एजिड पॉपुलेशन होना स्टार्ट हो गई थी। तो ये सारे कुछ जजमेंट हैं और भी जजमेंट है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें ये बताया 2 बच्चे हैं और तीसरे बच्चे के लिए मतलब कोर्ट क्या बोलते हैं, डिस्क्वालीफाइड पर्सन विद मोर देन। अभी क्या हुआ था हरियाणा में, क्या हुआ था, जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे उनको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा लोकल जो बॉडी के इलेक्शन होते हैं, पंचायत का, म्यूनिसिपैलिटी के। ऐसा यूपी में भी किया जा रहा है, इनके 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। पर हाई कोर्ट क्या बोलती है, हरियाणा कोर्ट क्या बोलती है कि आप इस बेस पे आप डिस्क्वालीफाई कर रहे हो, इट इज़ नॉट ए करेक्ट चीज़ है, एक तरह से जजमेंट ठीक नहीं है। तो आप एक तरह से 2 बच्चे हैं, मतलब 3 बच्चे हैं, किसी को अच्छा से परफॉर्मेंस दे सकता है, आप उसको बाहर पहले ही कर रहे हो। तो एक तरह से राइट टू इलेक्ट, एक तरह से इलेक्शन लड़ना ये भी आपका राइट के आता है, लीगल राइट के अंदर आपकी चीज़ें आती हैं, आपको भी उस चीज़ की परमिशन दी जाए। तो एक वही बात करते हैं कि इक्वलिटी की बात करेंगे। फिर आता है ब्रिटिश। अभी ये हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, ब्रिटिश एग्जिट, मतलब ब्री एग्जिट क्या है कि ब्रिटेन जो है यूरोपियन यूनियन से बाहर हो गया। तो बाहर होने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम यूरोपियन यूनियन को और ब्रिटिश को, मतलब जो ब्रिटेन उसको फेस करनी पड़ रही है। सबसे बड़ी बात है ट्रेड की। अब EU यूनियन इतने सारे देश आते हैं, ब्रिटेन में बस अकेला है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। कहीं ना कहीं ट्रेड डेफिसिट देखा जा रहा है। अब कोविड आ गया, कोई वैक्सीन यूरोपियन यूनियन बना रहा है, कोई ब्रिटेन बना रहा है, वो अप्लाई नहीं कर रहा है। यूरोपियन यूनियन वाले बोल रहे हैं हम ब्रिटेन की वैक्सीन नहीं मानेंगे। तो कहीं ना कहीं ट्रेड वार उनके बीच में स्टार्ट है। तो ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मैंने फिर भी मार्क कर दिया पढ़ने के लिए, और आपको पढ़ना है। सुबह मैंने मॉर्निंग में 8 बजे न्यूज़पेपर, हाईलाइट न्यूज़पेपर में डाल देता हूँ, वहाँ जाके आप इसे ओवरव्यू देख लेना। आगे चलते हैं। दूसरी जो न्यूज़ आती है, अवार्ड कैन नॉट बी आपके डुप्लेट आउट। इसमें कुछ नहीं पढ़ना। दिल्ली गवर्नमेंट ने एक मांग की है, जो हमारे इंडियन डॉक्टर्स हैं ना, उनको कलेक्टिव रूप में मतलब सब डॉक्टरों को एक साथ उनकी ऑर्गेनाइजेशन को आप भारत रत्न दो, क्योंकि उन्होंने ऐसा काम किया पेंडेमिक टाइम में कि बहुत बढ़िया काम किया। तो आपको ये बताना है भारत रत्न और पद्मा अवार्ड, पद्मा विभूषण, पद्मा भूषण अवार्ड होते हैं, इन अवार्ड में क्या अंतर है मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। और आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाया करिए वीडियो के, वहाँ पे मैं नीचे लिखा होता है कौन कौन से मैंने चीज़ें समझाई हैं। क्योंकि अभी 3-4 दिन पहले मोदी जी ने अनाउंस किया है कि हम क्या करेंगे, जो अभी पद्मा जो अवार्ड दिए जाएंगे वो किस किस बेसिस पे दिए जाएंगे, मतलब किस किस को उसमें ऐड करना है। तो मैंने दोनों एक्सप्लेनेशन दी है, ठीक है, भारत रत्न की भी। फिर आपको बताना जो भारत रत्न है ये इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। अब जो पद्मा अवार्ड है इसमें बताना आपको हाईएस्ट पद्मा अवार्ड में कौन सा सबसे बड़ा है। 3 तरह के अवार्ड होते हैं इसमें। आर्मी का तो आपको पता ही है, अशोका चक्र जो होता है, उसके बाद फिर आपको और भी अवार्ड है। खेल में कौन सा होता है, राजीव गांधी खेल रत्न हाईएस्ट अवार्ड होता है। ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ, आज रिपीट नहीं करूँगा, क्योंकि अभी ये 1 महीने तक चलेगी न्यूज़। क्यों चलेगी? क्योंकि अवार्ड अभी मिलेंगे आने वाले टाइम में, आप देखोगे अवार्ड का अनाउंसमेंट किया जाएगा, किस किस को कैसे कैसे देना है। तो ये बोला है। फिर दूसरी न्यूज़ आती है कि वुमेन पार्टिसिपेशन इन द आर्मी। अभी क्या देखा था, एक आपने पहले जो वुमेन है आर्मी में शॉर्ट टाइम पे रखी जाती थी, शॉर्ट कमीशन उनको रखता था 5, 6, 7, 8 साल के लिए, और एक परमानेंट कमीशन होगी वुमेन की, तो एक तरह से वुमेन पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। तो रिसेंटली क्या हो चीज़, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था अपने जजमेंट में कि ऐसी परमानेंट कमीशन बनानी चाहिए। आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, आर्टिकल 14 का वायलेशन कर रहे हो, आर्टिकल 16 का ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, कि महिलाएं नहीं कर सकती। कितनी फौज है देशों में, आपकी मोसाड है वो तो उनकी गुप्त एजेंसी है रॉ की तरह, इजराइल की आर्मी है, इक्वल पार्टिसिपेशन रहता है वुमेन का, कि आपको परमानेंट कमीशन बनाना चाहिए। बनाया, कुछ 42 महिलाओं को उसमें ग्रैंड किया गया, उसके बाद 142 महिलाओं को नहीं उसके परमानेंट कमीशन में रखा गया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बोला कि नहीं, सबको अंदर रखो, परमानेंट कमीशन के अंदर भर्ती करो।
फिर ये सारा सेडिशन का आ गया। फिर ये 2+2 मिनिस्ट्रियल मीट होगी इंडिया रशिया के बीच में जब SCO की मीटिंग होगी। अभी उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे 2+2 मिनिस्ट्रियल टॉक क्या होती है। फिर ये आ गया सेडिशन चार्ज, मैंने आपको कल या परसों पढ़ाया था। ये आर्टिकल IT एक्ट 2002, उसके बीच दो कॉन्ट्रडिक्शन है, एक है 66A और एक है 69A। 69 से अभी भी चालू हुआ है, पर 69A को सीरिया सिंगल केस, इसमें नीचे लिखा होगा सीरिया सिंगल केस 2015 में अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया है, क्योंकि ये आपके आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को वायलेट कर रहा था। पर आर्टिकल 69 में क्यों नहीं किया? क्योंकि इसमें क्या था कि आप किसी भी कंपनी को, किसी भी ऐप को बैन कर सकते। चाइना के ऐप बैन किए थे ना इसी एक्ट के अंदर। अगर वो इंटीग्रिटी को हार्म कर रहे हैं, किसी को भी आप चेक कर सकते हो, किसी की प्राइवेसी ब्रेक कर सकते हो कि इंटीग्रिटी या सोवरेनिटी को हार्म कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नेशनल जो आपकी सिक्योरिटी है वो अबव है आपकी प्राइवेसी से, तो उसको वायलेट आपकी गवर्नमेंट कर सकती है, उसको खतरा लग रहा है, तो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं किया था, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया था। उसके बाद भी देखा जा रहा है कि फिर भी जो हमारी पुलिस है वो फिर भी इस सेक्शन के अंदर लोगों को FIR लोगों के ऊपर दर्ज कर रही है। कल के अखबार में था ये, तो आज गवर्नमेंट ने क्या बोला है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि ऐसा नहीं है, हमने केसेस कम हो गए हैं, वो हमने कम करने बंद कर दिए, पुराने केसेस ही चलते हुए आ रहे हैं। फिर यही चाइना के बीच में अभी मीटिंग हुई थी, SCO की मीटिंग चल रही है ना, वहाँ पे हमारे जयशंकर गए थे, तो बोला कि जो आपका डिसएंगेजमेंट चल रहा है कि पीछे हट रहा है, पेंगोंग खाली कर रहा है, और हम अच्छे से काम करेंगे इन सब चीज़ों में। इन सब चीज़ों की इसमें बात की गई है। आगे आती है कि आयुष मिशन क्या है, इसके बारे में बताऊँगा। फिर गवर्नमेंट में जो लाइव स्टॉक है, लाइव स्टॉक क्या होता है, जैसे गाय भैंस पालन, मछली पालन, आपका फिशरी, उनके लिए पैसा गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है। उसकी डिफरेंट स्कीम्स है, वो अभी नहीं पढ़ाऊंगा, और स्कीम्स पढ़ेंगे उसके अंदर पढ़ लेंगे। आयुष मिशन क्या है उसके बारे में पढ़ाऊंगा। इंडिया न्यूरोलॉजिकल डिसीज बर्डन राइजिंग, जो दिमागी बीमारी होती है ना उसका बर्डन बढ़ने लगा, न्यूरोलॉजिकल, दिमाग से रिलेटेड। तो कहीं ना कहीं इंडिया के ऊपर जो टोटल डेथ हो रही है वो इंक्रीज़ हो गई है 7.4%। कुछ भी कारण हो सकता है, पेंडेमिक का, घर में रहने का, मेंटली डिसऑर्डर का, बहुत सारे कारण है। तो बर्डन दोबारा से बढ़ना स्टार्ट हो गया है। वो नहीं पढ़ाऊंगा। क्या है, एक सर्वे आया लेंसेंट का, उसने ये बताया है कि लोगों का जो 7.4% इंक्रीज़ हो गया। अब कौन कौन सी बीमारी होती हैं जो और भी, क्योंकि ये जो आती है ना न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ जो आती है, एक तरीके से नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है। यहाँ सारी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ बताई गई है, देखो यहाँ पे। अब न्यूरोलॉजिकल जो डिसऑर्डर है कैसे हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर से हो सकता है, एयर पॉल्यूशन से हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हाई आपकी फास्टिंग जो प्लाज्मा है ग्लूकोज उसकी वजह से होता है, हाई ब्लड मासेस इंडेक्स की वजह से हो सकता है। तो बहुत सारे कारण हैं, ये दिमागी बीमारी होने के कारण है। अब जो होती है कि मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, उसमें स्ट्रोक होता है, हार्ट अटैक होता है, जो फैल नहीं सकती। जैसे कोरोना, ये कम्युनिकेबल डिसीज़ है, एक इंसान से दूसरे इंसान पे। अब किसी को हार्ट अटैक आया, वो थोड़ी फैल जाएगा, सिर में दर्द हो रहा है, वो थोड़ी दूसरे इंसान में चला जाएगा, कैंसर है वो थोड़ी चला जाएगा। ये सारी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ में आते हैं, सब इसे मेंशन आप पढ़ लेना। आप खुद सोच सकते हो ना कि कौन सी फैलती हैं, कौन सी, हाँ कोई फ्लू है, बर्ड फ्लू है वो फैल सकता है, कोई बुखार है, जुखाम है वो फैल सकता है, वो सारी चीज़। फिर हम पढ़ेंगे WPI इन्फ्लेशन क्या होती है, और ये सारी चीज़ें WPI में डिफरेंस क्या है, WPI CPI में डिफरेंस क्या आता है। तो हम आते हैं अपने नोट्स के ऊपर। पहले मैं आपको आयुष मिशन बताऊँगा। आयुष मिशन, ये आयुष एक मिनिस्ट्री बनाई थी, उसका ये मिशन है नेशनल आयुष। ये आयुष माने क्या है कि आयुर्वेदा, आपका योगा, यूनानी, आपके सिद्धा और होम्योपैथी, ये सारी को, क्योंकि एलोपैथी अलग है, एलोपैथी डॉक्टर जो आप अंग्रेजी दवाई खाते हो, ये कुछ हमारी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है, पुरातनिक काल की प्रैक्टिस है। आपका आयुर्वेदा, आपके योगा, यूनानी, आपके सिद्धा और आपकी होम्योपैथी, इनको बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने एक मिनिस्ट्री बनाई थी, और 12 5 ईयर प्लान थे। 12 5 ईयर प्लान इम्प्लीमेंट किया था, प्रमोट करना था कि आयुष मेडिकल सिस्टम को बढ़ावा देना था कि आयुर्वेदिक चीज़ें आ पाए, तो उन बच्चों को एजुकेशन प्रदान करनी थी, आयुर्वेदिक की, सिद्धा की, यूनानी की, होम्योपैथी की एजुकेशन लोग ले पाएँ। और अभी तो गवर्नमेंट ये सोच, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट आपके हॉस्पिटल्स हैं, उसमें एक डिपार्टमेंट अलग से होगा आयुर्वेदिक का, कि अगर आपको दवाई लेनी है तो वहाँ पे जाके आप ले सकते हैं। कि इसका एलिमेंट क्या है, नेशनल आयुष मिशन की चीज़ें क्या है, कि आयुष एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोले जाए, आयुष सर्विस प्रदान की जाए, मेडिकल प्लांट जो क्वालिटी कंट्रोल है उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि ये आयुर्वेदिक चीज़ें आती कहाँ से, मेडिकल प्लांट से। तो मेडिकल प्लांट ही नहीं होंगे तो कैसे आयुर्वेदिक चलेगी। तो उन प्लांटों को एक तरह से रॉ मटेरियल का काम करते हैं ना, उनको बढ़ाया जाए। फ्लेक्सिबल कंपोनेंट क्या है कि वेलनेस होगा, इसके लिए वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे, योगा के, न्यूरोपैथी के और टेलीमेडिसिन। इसके लिए ई संजीवनी और संजीवनी के पढ़ लेना, स्कीम क्या है गवर्नमेंट की, टेलीमेडिसिन से रिलेटेड है। अब पढ़ाऊँगा WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसको भी बोलते हैं रिटेलर प्राइस इंडेक्स। WPI को कहीं ना कहीं हेडलाइन इन्फ्लेशन भी बोला जा सकता है। अगर
WPI में से फूड और फ्यूल माइनस कर दो, फूड और फ्यूल माइनस कर दो तो कोर इन्फ्लेशन हो जाती है वो कोर इन्फ्लेशन, क्योंकि फूड के प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं और फ्यूल के प्राइस भी ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो WPI में से अगर आप क्या माइनस कर दो, फूड और फ्यूल, तो कोर इन्फ्लेशन हो जाती है। कई बार पढ़ा चुका हूँ। अब डिफरेंस क्या होता है वो बता रहा हूँ। WPI होलसेल से कौन लाते हैं सामान खरीद के? रिटेलर। तो ये वाले लाते हैं, रिटेलर लाया, रिटेलर सामान खरीद के लाया। रिटेलर से कौन लेके जाते हैं? हम खरीद के लाते हैं रिटेलर से, तो उसे बोलते हैं कंज्यूमर, जहाँ पे कंज्यूमर खरीद के लाते हैं। तो ये एक तरीके से, तो इसमें क्या है, कमोडिटी होलसेल लेवल पर, इसमें कमोडिटी रिटेलर लेवल पर। अब पब्लिश कौन करता है इसे इकोनॉमी एडवाइजरी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसको निकालती है WPI को। इसको CSO निकालता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक, ये इसको निकालता है लेबर ब्यूरो। अब जो CSO होता है वो 4 प्रकार का होता है। CPI इंडस्ट्रियल वर्कर, CPI रूरल वर्कर, CPI आपका अर्बन वर्कर और CPI कंबाइंड, यानी कि रूरल प्लस अर्बन। इंडस्ट्रियल वर्कर जो है इसको भी लेबर मिनिस्ट्री निकालती है, और जितने भी ये हैं रूरल लेबर और अर्बन लेबर इसको भी लेबर मिनिस्ट्री, तो तीनों लेबर निकालती है। जो कंबाइन वाला है, दोनों का एक साथ निकलता है, इसको निकालता है CSO। ऐसा आपको याद रखना है। जो आपका WPI इसमें ओनली गुड्स आते हैं, ओनली गुड्स, सामान, खुदरा, फ्यूल, सब इसके अंदर आते हैं। अभी तो इसलिए तो मैंने बताया ये हेडलाइन इन्फ्लेशन है, हेडलाइन। अगर इसमें से आप फूड और फ्यूल माइनस कर दोगे तो कोर हो जाएंगे। पर CPI के अंदर दोनों आती हैं, सर्विसेज भी आती हैं, यानी कि जो आप ट्रेन में सफ़र करोगे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में सर्विस दोनों आती हैं। ये फाइनल स्टेज ऑफ ट्रांजैक्शन होती है, यानी कि मतलब फर्स्ट एज ऑफ ट्रांजैक्शन, फाइनल ये होती है। फर्स्ट मतलब कि इंडस्ट्री में कोई सामान बना, फिर ये होलसेल वाले खरीद के लाए, इंडस्ट्री से इनके पास सामान आ गया, तो फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रांजैक्शन हो गई है। अब इनसे आगे खरीद के चले गए, इनके बाद वो बिक जाएगा, कंज्यूमर खरीद लेगा, इसे फाइनल स्टेज ऑफ ट्रांजैक्शन बोला जाता है। प्राइस पेड बाय, ये मैन्युफैक्चर और होलसेल होते हैं, मैन्युफैक्चर डिसाइड करते हैं, इसमें कंज्यूमर देता है। टाइप्स ऑफ कमोडिटी, सारी कमोडिटी है, मिनरल, मशीनरी, बेसिस, मेटल सब रखे गए हैं। इसके अंदर एजुकेशन, कम्युनिकेशन, क्योंकि सर्विस भी इसके अंदर आती है। इसका बेस ईयर 2011-12 है, इसका बेस ईयर 2012 है। और नोट एक चीज़ याद रखो, इनके इस ईयर को रिवाइज़ किया जाता है हर, मतलब वो अपने हिसाब से RBI चेक करता है। और एक चीज़ याद रखो, RBI इन्फ्लेशन चेक करने के लिए CPI का इस्तेमाल करता है। पहले वो सबसे पहले WPI का करता था, पर देखा गया WPI में एक तो गुड्स आती हैं और फिर तो कंज्यूमर, मतलब ये तो रिटेलर लेवल पे नहीं है ना, हम तो नहीं खरीद रहे ना, ये तो और ख़रीद रहे हैं, तो और महंगाई बढ़ जाती है। जब खुद सोचो ना, होलसेल से रिटेलर खरीद के लाएगा, वो 2 रुपये और महंगा बेचेगा कंज्यूमर को, तो और महंगाई बढ़ जाएगी। फिर RBI ने इससे इन्फ्लेशन चेक करना स्टार्ट कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। फिर आपको ब्रेन एक्सरसाइज क्या करनी है, ये कुछ शुगर इंडस्ट्री है, देखो कैसे उत्तर प्रदेश में जो एस्टिमेटेड शुगर केन का एरिया है वो घटा है, 23.12 लाख हेक्टेयर था, ठीक है ना। अब वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम हो गया, ठीक है ना। कहीं महाराष्ट्र में इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है ना। तो आप क्या सोच रहे हो, इससे कर्नाटक में इंक्रीज़ हुआ है कि जो शिफ्टिंग है नॉर्थ से साउथ में जाने की, जो शिफ्टिंग है इंडस्ट्री की, शुगर इंडस्ट्री की, वो क्यों हो रही है, क्या रीज़न है। आपको बस सोचना है, लिखना नहीं है, पढ़ना है, पढ़ना भी नहीं है, आपको सोचना है। कोई किसान का बेटा है, वो अपने पापा से पूछो, बहुत सारी चीज़ें क्यों बढ़ रही हैं, क्या वजह हो सकती है, आपको सोचना है। तो इससे क्या होता है ना, जितना आप चीज़ को सोचोगे तो आपकी ब्रेन एक्सरसाइज होती है। ये ब्रेन एक्सरसाइज है, सोच, लिखना नहीं है। अगर लिखोगे तो फिर आप कभी याद नहीं रहेगा, आपको बस सोचना। तो ये है एक तरह से ब्रेन एक्सरसाइज। आगे जो लास्ट में पढ़ने वाले हैं, एक रिवर है, आपको रिवर का नाम है इंडस रिवर। ये रिवर देखो कहाँ से चलती है, ये रिवर पूरी है जो अरेबियन सी में, हैदराबादी पाकिस्तान वाला है, ये चलती है। फिर पंचनद में आके सारी रिवर मिल जाती हैं, जितनी ट्रिब्यूटरीज हैं। देखो यहाँ से आती है, यहाँ से आती है, और यहाँ से आके ये कहाँ से निकलती है, तिब्बत से निकलती है, यहाँ से तिब्बत से निकलती है, यहाँ से। फिर श्योक इसके आके देखो ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे जा रही है। तो जिस रूप में जाती है, अब उसी फेस करके आप खड़े हो जाओ, तो ये हो जाएंगे उसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, ये हो जाएंगी उसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, जो इधर से आके मिलेंगी। अब आप देखो पहली कौन सी रिवर मिलती है, श्योक मिलती है। इसमें आके कहीं नुब्रा वैली से आके मिलती है श्योक, तो ये हो जाएगी इसकी आपकी राइट बैंक। फिर आके गिलगिट मिलती है, ये भी राइट बैंक हो जाएगी। फिर काबुल मिलती है, काबुल आके मिलती है। फिर ये कहाँ पे मिलती है, ये आपका पाकिस्तान या अफगानिस्तान थोड़ा टच बॉर्डर वहाँ पे मिलती है। फिर तोची आके मिलती है इसमें, तोची। फिर आपकी गुमल आके मिलती है इसमें। ये कौन सी है, इसकी राइट बैंक। अब नीचे से जाओगे तो आपकी जंस्कार मिलती है इसमें। फिर आपकी किशन गंगा मिलती है। फिर किशन गंगा के बाद आपकी कुनहार मिलती है इसमें आके। झेलम आगे आके मिल जाती है, देखो झेलम, ये इधर आगे में झेलम, इससे तो नहीं मिलती। फिर सोहन मिलती है डायरेक्टली इंदस से।
झेलम जो मिलती है वो चिनाब से आके मिलती है, चिनाब से आके फिर चिनाब की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी रवि है, रवि आके मिलती है उससे, सॉरी चिनाब राइट बैंक झेलम चिनाब की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। और चिनाब की लेफ्ट बैंक कौन से, देखो ये चिनाब है, मैं ऐसे बना रहा हूँ, ऊपर से आएगी झेलम, तो ये कौन सी हो जाएगी, झेलम हो गई आपकी, ये होगी उसकी राइट बैंक, और नीचे से फिर रवि मिलेगी, ये उसकी हो गई आपकी लेफ्ट बैंक। आगे चलोगे सतलज आके मिलती है पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान में मिलती है। एक बात याद रखो, इकलौती एक ऐसी रिवर है जो इंडिया में ही मिल जाती है, इकलौती एक रिवर है, ब्यास इंडिया में ही मिलती है, देखो आके कहीं ना कहीं इंडिया में ही मिलती है सतलज से, और सारी रिवर पाकिस्तान में जाके मिलती हैं इससे जाके। तो ये आ गई आपकी चिनाब, ठीक है ना, यहाँ से आपकी चिनाब हो गई, ये रवि आके मिल गई, इससे लेफ्ट बैंक रवि। आपको याद कैसे रखना है, थोड़ा मैं ऐसे बता दूँ याद कैसे रखना। ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उसके बाद आपको 3 रिवर याद रखनी है, रवि, ब्यास और सतलज। अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इसको कैसे याद रखना है आपको, ICJ याद रहेगा, इंटरनेशनल 2 तरकीब से आ रहा है इंटरनेशनल, तो कौन से, इंडस, चिनाब और झेलम। बस इसमें थोड़ा चेंज करना है कि यानी कि IJ और C, तो इंडस, झेलम और चिनाब ये नॉर्थ टू साउथ हो गया। अब इससे एक चीज़ और याद रखो, इंटरनेशनल आ गया था ना इसमें, तो इनके तीनों रिवर का जो पानी का अधिकार है वो पाकिस्तान के पास है, 80% पाकिस्तान यूज़ करेगा इनका पानी। ऐसा हमारा इंडस वाटर ट्रीटी साइन हो गया, 20% हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे लोग भी तो रह रहे हैं ना इस रीजन में कहीं ना कहीं। तो आपको 3 रिवर याद होगी, नॉर्थ टू साउथ जाना है तो ये याद रखो IJC, ठीक है ना। फिर ऐसे ही आप बनाओगे तो चिनाब बड़ी है, उसके बीच में इधर से मिलती है, फिर रवि, ब्यास और सतलज, इनका पूरा अधिकार किसके पास है, इनका पूरा अधिकार इंडिया के पास है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अब इसका कुछ ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, सिंधु इसको बोलते थे, संस्कृत वर्ड में था, सिंतोस बोलते थे ग्रीक वर्ड में, और सिंधु बोलते थे लैटिन वर्ड में, ठीक है। इंडस जो निकलती है वो कैलाश मानसरोवर यात्रा पे आप जाते हैं, वहाँ से ग्लेशियर से निकलती है। तो कैलाश मानसरोवर कहाँ है, चाइना तिब्बत के अंदर, तो यहाँ से कहीं ना कहीं रिवर ये निकलती है। उसके बाद झेलम, ये वेरीनाग से निकलती है, ये इंडिया के अंदर ही निकलती है वेरीनाग से। तो आपको ये हो गया आपको इंडस, ये आपकी वेरीनाग से निकलती है। आपकी झेलम, इस पर एक बहुत फेमस लेक है झेलम पे, वो आपको नाम बताना है। फिर चिनाब, ये निकलती है बारालच्छा पास, ठीक है ना। चिनाब आपको याद रखना, बारालच्छा पास, ठीक है। फिर रवि निकलती है रोहतांग, ये रोहतांग पास है ना, रोहतांग, ऊपर से रवि नीचे से ब्यास, ऊपर से रवि नीचे से ब्यास, और उसके ऊपर से बारालच्छा से चिनाब, ऐसे याद रखना है। ब्यास हो गई, ये भी इंडिया से। फिर जो आपकी सतलज आती है, ये भी फिर मानसरोवर लेक के पास पहुंच जाती है, राकास लेक, जैसे पूरी मानसरोवर लेक है इतनी बड़ी, इधर एरिया को कुछ और नाम देंगे, इधर एरिया को आपको राकास नाम दे दिया, ये भी कहीं ना कहीं मानसरोवर से। तो याद रखो 2 रिवर जो हैं इंपॉर्टेंट जो हैं, देखो ये निकल रही, देखो कहीं ना कहीं ये निकल रही आपकी इंडस। तो आप एक देख रहे हो, ये पूरा एक मानसरोवर लेक ही है, पूरा कैलाश पर्वत ही है पूरा, यहाँ की राकास लेक है इसके अंदर छोटी सी, तो वहाँ से कौन सी निकल रही है, सतलज निकल रही है। और इधर जाओगे ना, इधर यहाँ से ब्रह्मपुत्र निकलती है इधर के साइड, वो भी कहीं ना कहीं मानसरोवर के आसपास से निकलते। तो यहाँ पे इतना बड़ा कुंड है बना हुआ है जहाँ से सारी रिवर निकलती हैं। ICJ याद रहता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अगर इसे नॉर्थ टू साउथ लगाना है इन रिवर को तो IJC हो जाता है, वरना ICJ। 3 रिवर का नाम याद रहेगा जिनके पास पाकिस्तान का अधिकार है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। और को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर जरूर किया करें। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मैपिंग प्रैक्टिस, ब्रेन स्टॉर्मिंग, मैंने बहुत सारी चीज़, मेरा ब्रेन आपको एक्सरसाइज भी बताई है, तो बहुत सारी एक्सरसाइज में हो गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू।